हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में। तो चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोग जानते हैं कि आज है रविदास जयंती। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका एक कहावत था, मन चांगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब आप सब लोग जानते हैं। यदि आपका मन शुद्ध है, यदि आपका नियत सही है, तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य गंगा की तरह पवित्र होगा। या दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपका कोई भी कार्य जन कल्याण के लिए है, जिसे किसी का भला हो रहा है, तो आपको कहीं तीर्थ स्थान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं मन चांगा तो कठौती में गंगा। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आज का क्लास है हम लोगों का इतिहास का पाठ 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं 10वीं क्लास का। इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं। केमिस्ट्री खत्म हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, मैथ बहुत सारा हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब ये लास्ट आपका समय चल रहा है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ छूटा होगा। सब अपने अपने प्रैक्टिस में लगे होंगे। नहीं तो लगभग सभी लोगों का, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सबका कोर्स पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। सब अपने अपने प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि हमारा स्कोर अच्छा जाए, एग्जाम अच्छे से बीत जाए। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चैप्टर नंबर 1 यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है, जो अभी बहुत ही नज़दीक आ गया है। अभी इंटर की परीक्षा 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आर्ट्स का कुछ चल रहा है, फिर इसके बाद आप लोगों का शुरू होगा। तो चलिए, परीक्षा जितना ही नज़दीक आता है उतने ही बच्चे धीरे धीरे उनके अंदर ऊर्जा की कमी होने लगती है, भयभीत होने लगते हैं। अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अब क्या करें, ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं, ये चैप्टर छूटा है, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है हमारा। तरह तरह की बातें दिमाग में चलता रहता है। और इससे बहुत सारे बच्चे का जो तैयारी रहता है वो भी धीरे धीरे, कहने का मतलब कि नर्वस होने लगते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो नर्वस नहीं होना है, एकदम कूल रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ज़्यादा हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन होता है, तो हमने 4 ऑप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ जो उसका उत्तर है वही लिखा है। क्योंकि वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और उन्हीं 4 ऑप्शन में से इसमें से ये होगा। माने अगर वियना सम्मेलन दिया रहेगा तो जो 4 ऑप्शन होगा उसमें 1815 जरूर होगा। तो हम सिर्फ उत्तर को थोड़ा बहुत देख लेंगे, हाईलाइट रहता है, तो उन चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन आसानी से दिख जाता है जो आंसर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, कम से कम समय में हम लोग इसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, आप सब लोग जानते हैं कि यूरोप एक महादेश है। महादेश यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा भूखंड, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आप सभी लोग जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर आगे चैप्टर में मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद जो होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। यानी किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, हर दृष्टिकोण से एकता का वाहक बनाता है, वही होता है राष्ट्रवाद। एक लाइन में यदि हम लोग बोले, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, लगाव की भावना हमारा राष्ट्रवाद होता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की बातें, इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये लगभग सब आपके एनसीईआरटी, जो आपका बिहार सरकार का जो बुक है, सभी क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। आप पढ़े भी होंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो मेटरनिख के द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। इससे पहले ये फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि ये सब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो वियना सम्मेलन क्या हो गया? 1815 किसके? तो मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ ये। फिर इसमें क्वेश्चन आता है जुलाई 1830 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखेंगे चार्ल्स दसवां। चार्ल्स दसवां जो था बोर्बो वंश का शासक था। 1830 की क्रांति के बाद बोर्बो वंश समाप्त होता है और आर्लेयंस की शुरुआत होती है। जब आर्लेयंस आता है तो इसका शासक बनता है लुई फिलिप, और लुई फिलिप के शासनकाल में आपका होता है सन 1848 ईस्वी की क्रांति। सब फ्रांस की क्रांति है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। तो सन 1848 ईस्वी की क्रांति तो लुई फिलिप के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे चार्ल्स दसवां में यदि हम लोग चलते हैं तो ये प्रधानमंत्री के रूप में पोलेग्निक को नियुक्त किया था, और लुई फिलिप का जब शासनकाल आता है तो ये अपने शासनकाल में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये चार्ल्स दसवां के बाद ये बोर्बो वंश समाप्त होता है और इसके जगह पर आर्लेयंस की शुरुआत होती है। फिर यहाँ से लुई फिलिप सन 1848 ईस्वी की क्रांति इसी के शासनकाल में हुई। तीसरे क्वेश्चन एक और आता है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यही लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए नीति लाया था। अगला क्वेश्चन है आपका यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना आपका मेजनी ने किया था 1831 ईस्वी में, ठीक। 1832 में फिर जाकर इसने यंग यूरोप, यदि पूछ दे यंग इटली की स्थापना तो मेजनी ने, यंग यूरोप तो ये मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना कब? तो 1831 ईस्वी में। 6वां प्रश्न जो है, मेजनी का संबंध एक गुप्त दल से था, तो वो गुप्त दल का नाम था कार्बोनरी, यानी कार्बोनरी का संबंध था तो मेजनी का था। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त दल था, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1853-1854 ईस्वी में हुआ था। यदि केवल अलग अलग दे तो आप 1853 मारेंगे, ठीक है। अगर 1853 से 1854 देता है तो आप यही मारेंगे, 1853 से 1854। लेकिन अलग अलग देता है 1853, 1854, 1855, 1856, तो आप 1853 मारेंगे, क्योंकि शुरुआत यही। 8वां प्रश्न होगा, गैरिबाल्डी पेशे से था? तो गैरिबाल्डी पेशे से सब लोग जानते हैं कि नाविक था। 9 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, यानी इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, वो कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में भी, और इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था आपका ऑस्ट्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 12 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। जालवेरिन एक संस्था थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, क्योंकि जानता था कि लौह सेना से ही, ठीक है ना, रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। 15 नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था तो 1832 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। हिंगेल दार्शनिक था, कहाँ का? हिंगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। एक प्रश्न है, हाँ आप लोग थोड़ा बताएंगे ये वाला, ये सही है कि गलत है? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था कि 1854 में हुआ था? ठीक है, चलिए
हिंगेल, ये प्रश्न आता है हिंगेल क्या था, तो हिंगेल एक दार्शनिक था। हिंगेल दार्शनिक था कहाँ का, तो जर्मनी का। देखिए इस पर थोड़ा विशेष रूप से फोकस देंगे, इसमें से जरूर क्वेश्चन टकराएगा, इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, ये पहला चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सब आपके सामने है। लगभग इसमें से आधा से अधिक आपको याद नहीं होगा, जो नहीं याद है उस पर थोड़ा ध्यान दे देना। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। ये सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। इसमें कौन हारा था, तो ऑस्ट्रिया हारा था। फिर ये सेडोवा के बाद आता है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, 19 जून 1870 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेडान के युद्ध के बाद इनके बाद संधि हुई, जिस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। ठीक है, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जर्मनी काहे हम लिखे हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे गलती सबसे होता है, बहुत सारे यूट्यूब पर हमने देखा कि लिखा गया फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुआ, तो देख रहे हैं कि वहाँ फ्रांस और रूस के बीच, फ्रांस और रूस के बीच। तो ऐसा नहीं है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। ये प्रासा जो है जर्मन शब्द का रूप है प्रासा, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। क्यों, क्योंकि भाई सेडान का युद्ध हुआ 1870 में, तो इन्हीं के बाद न संधि होगा, तो जो इसमें लड़ा है इन्हीं दोनों के बीच में न समझौता होगा। संधि का मतलब समझौता, तो इन दोनों के बीच ही हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी आप बोल सकते हैं। तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी जर्मनी के एकीकरण में कभी 5 नंबर में आप लोग जरूर याद रख लेंगे इस चैप्टर से बहुत ही, कि जर्मनी के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इन तीनों से क्वेश्चन रहता है। 5 नंबर में आएगा तो तीनों के बारे में, नहीं तो तीनों में से किसी एक के बारे में तो जरूर पूछ देता है। या जर्मनी के एकीकरण इटली के एकीकरण में, ठीक है, इटली के एकीकरण में देखिए ये क्वेश्चन है आपके किताब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं, या इसमें से किसी एक को आ सकता है। मेजनी के बारे में लिखना, काउंट काबूर के बारे में लिखना, गैरिबाल्डी के बारे में लिखना। या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आप सब लोग ये चैप्टर तो पढ़ ही लिए होंगे, तो ये हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। समाप्त का मतलब जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस तरह से ही हम लोग अगला चैप्टर पढ़ें कि चारों ऑप्शन के साथ में पढ़ें। इस तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, देखिए समझ भी नहीं लगा। ये क्वेश्चन इसमें छूट रहा है, ये वाला एड्रियानोपुल की संधि तो 1829 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, तो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, तुर्की एवं रूस के बीच में हुआ था, जिसमें तुर्की पराजित हो गया था। ये संधि जो है रूस के पक्ष में था, रूस को बहुत बड़ा इसमें फायदा हुआ था। कहीं कहीं लिखा है ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच में। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य और रूस के बीच में, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। और मिलते हैं अब हम लोग अगला चैप्टर लेकर। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसी तरह से हम लोग पढ़े कि चार चार ऑप्शन के साथ। थैंक यू।